चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी देने वाले प्रमुख स्रोत कौन कौन सी है? मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी देने वाले प्रमुख स्रोत कौन कौन से है? तो समझिए इसको पहले एक बार अपनी भाषा में, और यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव भी आने की संभावना है। और तो और क्या, इस क्वेश्चन से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस वर्ष की परीक्षा में आने की ज़्यादा संभावनाएं है। तो ये क्वेश्चन एक ऐसे भी पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की प्रमुख स्रोत बताइए, है ना। क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की प्रमुख स्रोत, चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास की प्रमुख स्रोत बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास की प्रमुख स्रोत बताइए, या मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी देने वाली प्रमुख स्रोत का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले बात हमको बता दें कि यह जो क्वेश्चन है किस वंश से क्वेश्चन है, बोलो। मौर्य वंश से क्वेश्चन है। किस वंश से? मौर्य वंश से। किस वंश का है? मौर्य वंश का है। तो इसमें जितने भी बात बोलेंगे हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य वंश से संबंधित चीजों को चर्चा करेंगे। कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य भारत का पहला विशाल साम्राज्य था, यानी कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध। और उसका जो है उसमें कौन शासक की बात कर रहे हैं हम लोग? मौर्य वंश के चर्चा कर रहे हैं, यानी कौन वंश का? मौर्य वंश का चर्चा कर रहे हैं। यानी मौर्य वंश में हम लोग चर्चा करेंगे इस बार, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, अशोक, ये दो को चर्चा ज़्यादा होगा। और इनका गुरु जी क्या नाम था जी? कोटली। क्या नाम था? कोटली, जिसे हम लोग चाणक्य कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? चाणक्य। कहा है कि मौर्य साम्राज्य भारत का पहला विशाल साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य भारत के क्या था बच्चे? पहला विशाल साम्राज्य था। कह रहा है इसके इतिहास पुनर्निर्माण के लिए विद्वानों ने इसके इतिहास को और जो है निर्माण के लिए विद्वानों ने दो प्रमुख प्रकार की स्रोतों का उल्लेख किया है ना। कह रहा है, मेरी बात को समझो, कि हम लोग पढ़ा रहे कौन ईसा पूर्व की चर्चा हो रही है, बोलो। 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व की क्या हो रही है? 6ठी से 4थी ईसा पूर्व की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। ईसा पूर्व को क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं। तो सोचो कि उस बातों को कैसे जाना कि ऐसे ऐसे इस वंश में हुआ था, है ना। तो कह रहा है कि इस उस वंश को पूरी तरह से जानकारी करने के लिए इतिहासकार, इतिहास लिखने वाले को क्या कहते हैं? इतिहासकार। वह दो प्रकार की स्रोत को अध्ययन किया, और उस अध्ययन के बाद आधार पर बताया कि मौर्य काल में इस प्रकार की विधि व्यवस्था, सभ्य संस्कृति, सामाजिक आर्थिक स्थिति था, है ना। और उसको जानने के लिए हमको जो है दो में पहला कौन है, बोलो? साहित्यिक स्रोत। पहला क्या है? साहित्यिक स्रोत। पहला क्या, बोलो? साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत क्या है? जिन्हें हम लोग जो है क्या किए हैं, कहीं न कहीं पर उसको लेखन से लिखे हैं, इंक और स्याही के माध्यम से, इंक और स्याही के माध्यम से कहीं न कहीं उसको क्या किए हैं, लेखन से लिखे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? साहित्यिक स्रोत। कह रहा है कि ये वे लिखित दस्तावेज है, दस्तावेज मतलब पुरानी कागज, जो उस समय की लेखकों द्वारा लिखे गए हैं, उस समय के लेखकों के द्वारा लिखे गए, जिसमें पहला है अर्थशास्त्र। पहला क्या बच्चे? अर्थशास्त्र। साहित्य में पहला क्या, बोलो? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कोटली। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोलो? चाणक्य कहते हैं। क्या कहते हैं जी? चाणक्य। इसी का दूसरा में हम लोग क्या कहते हैं, बोलो? गुप्त कहते हैं। कौन सी कहते हैं जी? विष्णु गुप्त कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो? विष्णु गुप्त कहते हैं, हाँ नहीं, इसी को क्या कहते हैं लोग? विष्णु गुप्त। ठीक है ल, चाणक्य हो गया। ठीक है ल। तो याद रखना कि अर्थशास्त्र पहला पहला जो है, हमें साहित्यिक ग्रंथ में क्या है, मौर्य काल को जानकारी हमको पता करना है मौर्य काल के बारे में, लेकिन ग्रंथ कौन पढ़ेंगे हम लोग? साहित्यिक ग्रंथ कौन पढ़ेंगे? एगो है पहला में हमने क्या लिया? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र के जो रचनाकार है वो कौन है? कौटिल्य है। कौटिल्य का क्या नाम है? और चाणक्य या विष्णुगुप्त। अब देखिए, यह इसको पहला इसलिए माना गया क्योंकि यह जो चाणक्य है, किससे संधि किया था?
चंद्रगुप्त मौर्य से, चंद्रगुप्त मौर्य से संधि किया और गुरु के भी रिश्ते को निभाया, संधि भी किया और गुरु के रिश्ते की निभाया। जब चंद्रगुप्त मौर्य हल मगध के साम्राज्य की गद्दी पर बैठा तो वहां की जो राज्यभार जो है प्रधानमंत्री के रूप में किसको सौंपा गया? चाणक्य को सौंपा गया। चाणक्य की नीति के अनुसार ही चंद्रगुप्त मौर्य सारे कार्य को करते थे, है ना। तो इसलिए उन्होंने जो है उनको जो है सब बात जो है अच्छी तरह से पता था, क्योंकि नीति विधि व्यवस्था जो भी वहाँ की सामाजिक व्यवस्था, जो भी सांस्कृतिक व्यवस्था, यानी जो भी वहाँ होता था सब किन के अनुसार होता था? चाणक्य के अनुसार। सिर्फ राजा के रूप में उसको जो है लोगों तक पहुंचाने की कार्य कौन करता था? चंद्रगुप्त मौर्य करता था। तो कह रहा है कि तो क्वेश्चन को कई बार परीक्षा में पूछ लेगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन, और ना वहाँ कौटिल्य देगा, चाणक्य दे देगा तो क्या दीजिएगा, और विष्णुगुप्त दे देगा तो क्या दीजिएगा। कह रहा है यह मौर्य इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह कैसा ग्रंथ है बोलो? सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि यह शुरुआती काल से यहाँ ए से लेकर जेड तक वहाँ पर नियंत्रित में कौन क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कौन क्या था बोलो? चाणक्य। इसलिए जो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना। कह रहा है इसमें मौर्य प्रशासन, किसका? मौर्य प्रशासन, राजनीति और आर्थिक नीतियों का विस्तृत है। जब तुम कौटिल्य पढ़ेगा, कौटिल्य का लिखा गया अर्थशास्त्र पढ़ेगा तो तुमको वहाँ पर जो कैसा प्रशासन व्यवस्था था उसके बारे में पता चलेगा, कैसा राजनीतिक व्यवस्था था उसके बारे में पता चलेगा, कैसा आर्थिक व्यवस्था था उसके बारे में पता चलेगा। समझ रहा है ना? किसको अध्ययन करने से? और जब इस अध्ययन से हमको जो ज्ञान प्राप्त होते है तो यह संबंध किससे, कौन वंश से जुड़ता है? इसलिए इसको हम लोग मौर्य वंश के, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी पता चलता है। मौर्य वंश के मौर्यकालीन इतिहास के पता चलता है। दूसरा में इंडिका। कौन हो गया? इंडिका। कौन हो गया? इंडिका। और इसका लेखक कौन है? मेगास्थनीज। ठीक है ना? मेगास्थनीज। अब मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के ऐसे कहो तो एक लौकनिया के रूप में आया था। किसके रूप में आया था? लौकनिया के रूप में आया था। जब चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस पर, है ना, किसको विवाह करके लाया था? कार्नेलिया को। किसको? कार्नेलिया को विवाह करके लाया था। किसको विवाह करके लाया था रे? कार्नेलिया को विवाह करके लाया था। ठीक है ना? तो कह रहा है कि यूनान के राजदूत, यूनान के राजदूत, यह जो है राजदूत थे यूनान के। कहाँ के राजदूत था? यूनान के राजदूत। क्या नाम था उसका? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन और सैन्य व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण विवरण देते हैं। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जब गया ना, ठीक है ना, कौन था वो जो जिसके साथ युद्ध किया था? नहीं, ग्रीक क्या बोलता था उसको? एक मिनट। सुनिए यहाँ पर, सुनिए किससे विवाह किया था? हेलेना से विवाह किया था। किससे? हेलेना से। किससे किया था रे? हेलेना से। किससे विवाह किया था? और इससे पहले कार्नेलिया बोले तो कार्नेलिया से भी विवाह किया था। ठीक है ल? हेलो हेलो। और चेतक की बहन से भी विवाह किया था। किसका नाम था रे? चेतक। चेतक। हेलो। कोसली से। हेलो। ये सब से विवाह किया था। यहाँ पर जो हम बता रहे ये जो आया था, सुनो, राजा थे न रे। ठीक है ल? क्या थे? राजा थे, इसलिए विवाह किया था इतना। आप सुने बच्चा, सुन रे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब यूनान के शासक किससे युद्ध किया रे? किसे? सेल्यूकस से। किसके? सेल्यूकस के, है ना, यूनानी शासक सेल्यूकस। यूनानी शासक सेल्यूकस के पुत्री, क्या नाम था उसका? हेलेना। यूनानी शासक
सेल्यूकस के पुत्री, क्या नाम था उसको, हेलेना से विवाह किया, तो उसके लौकनिया में कौन आया, और वो जब आया तो किसके दरबार में रहा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। किसके दरबार में रहा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। अब वहां राहत रहा, वो क्या किया, चुपचाप बैठ के खाली देखते रहता था हमारे जिया जी के यहाँ पर कैसन शासन व्यवस्था, हेलो, हमारे जिया जी के यहाँ पर कैसन सामाजिक व्यवस्था, हमारे जिया जी के यहाँ पर कैसन राजनीतिक व्यवस्था, और सब बात को जो है एक पुस्तक में लिखते रहता था। कौन लिखते रहता था, और उस पुस्तक का नाम क्या रहा, इंडिका। लेकिन यह यूनान के राजदूत थे, यह यूनान की क्या था बच्चे, राजदूत था, यह यूनान की क्या था जी, राजदूत था। ठीक है ल, और चलो, तो ये सब किसके किसके बारे में लिखा है, यह भी प्रशासन व्यवस्था में सैन्य व्यवस्था के बारे में यह भी वर्णन किए, है ना, यह भी प्रशासन और सैन्य व्यवस्था के बारे में लिखे। अगला हो गया बच्चे विशेखा दत्त, और विशेखा दत्त के ग्रंथ क्या है बोलो, है ल, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज, और मुद्रा राक्षस के लेखक क्यों ना रे, विशेखा दत्त। तो विशेखा दत्त कौन सा ग्रंथ को लिखा, मुद्रा राक्षस को। करा है कि इस नाटक से पता चलता है कि यह एक मुद्रा राक्षस नाटक है ना। इस नाटक से पता चलता है कि चाणक्य ने किस प्रकार नंद वंश को, किस वंश को, नंद वंश को समाप्त कर चंद्रगुप्त मौर्य वंश, यानी क्या कहा जाए, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया, है ना। तो इसमें जो है चाणक्य के कूटनीतिज्ञ का चर्चा किया है, और वो किस वंश को हरा कर आया था, नंद वंश का। नंद वंश का जो अंतिम शासक था कौन था, धनानंद था। कौन था, धनानंद। इसका जो है इस वंश का संस्थापक कौन था, महापद्मानंद। कौन था जी, महापद्मानंद, है ना, धनानंद के बाप महापद्मानंद। ठीक है ना, और उसको हराया चंद्रगुप्त मौर्य, और फिर नंद वंश की स्थापना किया, और मौर्य वंश की क्या किया, स्थापना किया। और इसके बारे में कैसे हराया, कैसे क्या हुआ, इन सभी चीजों के बारे में एक नाटक के पुस्तक है, उसका नाम है क्या बोलो, मुद्रा राक्षस, और इसका लेखक कौन है, विशेखा दत्त। कौन हो गया जी, विशेखा दत्त। अगला है धार्मिक ग्रंथ में हो गया बोध ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ में क्या हो गया बच्चे, बोध ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ में क्या हो गया, अब बोध ग्रंथ की भी दो शाखाएं। बोध ग्रंथ की कौन शाखा है, पहला हो गया दीपवंश, पहला हो गया दीपवंश, दूसरी हो गया महावंश। जब दीपवंश और महावंश किसका ग्रंथ है, बोध का ग्रंथ है। दीपवंश महावंश किसका ग्रंथ है, बोध का ग्रंथ। किसका ग्रंथ है, बोध का है। और यह जो है इससे भी हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, शासन प्रशासन राजनीतिक सामाजिक के बारे में पता चलता है। दूसरा है जैन ग्रंथ, यानी कल्पसूत्र। जैन ग्रंथ में क्या होगा बच्चे, कल्पसूत्र। जैन ग्रंथ में कौन सा, कल्पसूत्र, जो अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन और धर्म पर प्रकाश डालता है। इसको जब पढ़ेगा तो इसका जो है अशोक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पोतवा है। कहा गया, तो यानी दादा पोता के बारे में किस में लिखा है बोलो, बोलो, दादा पोता के बारे में किस में लिखा बोलो, है ना, कल्पसूत्र जैन ग्रंथ में, कल्पसूत्र जैन ग्रंथ में। और इस कल्पसूत्र जो है जैन ग्रंथ है, और उसके बाद दीपवंश महावंश बौद्ध ग्रंथ की, इस सब के बारे में पता पड़ेगा तो तुमको दादा से लेकर पोता तक के बारे में पता चलेगा। किस वंश का, यानी मौर्यकालीन वंश का। क्लियर यहाँ तक। अब आया पुराण में, हो गया विष्णु पुराण। पुराण में क्या हो गया, विष्णु पुराण। विष्णु पुराण मौर्य राजाओं की वंशावली के बारे में जानकारी प्रदान करती है। अब आप लोगों को विष्णु पुराण सुना है ना, एक फिल्म है, एक तरह से कहा जाए, उस तरह से है ना, उसको देख सकते हो मोबाइल पर। उससे तुमको पता चल जाएगा कि वहाँ पर जो है ना कौन कौन कैसे कैसे क्या किए थे। सब वहाँ पर जो है 16 महाजनपदों में एक एक के बारे में पता चल जाएगा। 16 महाजन के बारे में पढ़ लेगा वहाँ पर, यदि विष्णु पुराण देखते हो तब। ठीक है ना, तो कह रहा है कि विष्णु पुराण में क्या हो गया बोलो, विष्णु पुराण, और जिसमें राजा की वंशावली के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किस राजा के बारे में, मौर्य वंश के राजाओं के बारे में। किस वंश के राजाओं के बारे में, मौर्य वंश के राजाओं के बारे में।
चलिए, तो यह जो टोटल जो अभी हमने बताया यह सब कौन सा है, अब कौन स्रोत में बताया? स्रोत मतलब होता है जानने की मार्ग या जानने की साधन। तो ये सब हम जो बताया साहित्यिक भी। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौटिल्य द्वारा लिखा गया, बोलो, मेगास्थनीज द्वारा, विशेखादत्त द्वारा, और धार्मिक ग्रंथ, और फिर विष्णु पुराण। अगला आगे बच्चे यहाँ से हो गया पुरातात्विक स्रोत। अगला क्या हो गया? पुरातात्विक स्रोत। कौन सा? पुरातात्विक स्रोत। क्लियर? आप पुरातात्विक स्रोत पे सुनिए क्या है। कह रहा है कि ये जमीन की खुदाई से प्राप्त अवशेष और ठोस प्रमाण है। पुरातात्विक स्रोत में जो है जितने भी उस वंश के कई प्रकार के ऐसे साक्ष्य जो प्रमाण था, वो क्या हुआ, धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर क्या हो गया, समा गया। कुछ है भी तो उसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया, और कुछ जो बचा है उसी के जो अध्ययन करने से, उसी को जो है क्या कहा जाए, संकलन करने से जो हमें ज्ञान प्राप्त होती है, वह स्रोत किस स्रोत में चल जाएगा? पुरातात्विक स्रोत में। तो कह रहा है जमीन की खुदाई करने से या जो बचे हुए शेष को अवशेष, जो बचे हुए अवशेष है उसको अध्ययन करने से जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, किस वंश का, उसको हम कौन स्रोत में रखेंगे? पुरातात्विक स्रोत में। चलिए, जिसमें कह रहा है कि अशोक के अभिलेख। अशोक का व्यक्ति हो गया, और ये अशोक, अशोक कौन हो गया बोलो? मौर्य वंश को कौन पीढ़ी? तीसरा पीढ़ी। मौर्य वंश का तीसरा पीढ़ी। यह अभिलेख लिखवाया। तब अभिलेख क्या होता है? किसी ठोस पत्थर या धातु पर, किसी ठोस पत्थर या धातु पर जब नुकीले चीजों से उसको खुदाई कर करके उस समय की राजाओं के बारे में, उस समय की कानून कायदा, राजनीतिक विधि व्यवस्था, सामाजिक के बारे में जो लिखी जाती थी, उसी को क्या कहते थे? अभिलेख कहते थे। और जितने भी अभिलेख मिला है सब राजाओं के प्रशंसा, यानी कि राजाओं के जो है ना अच्छाइयों के बारे में बताने की प्रयास किया है। अब सोचो कि लिखने के लिए हम राजा, हम अब यहाँ ऑर्डर दे, यहाँ पर शिल्पकार को कि यहाँ पर ये चीज़ लिखिए, तो जो हम बोलेंगे वही नहीं लिखेगा। और हम अपने बारे में कभी बुराई लिखाएंगे, या अपने मन से यदि एको वर्ड इधर उधर कर दिया तो शिल्पकार के कितना सजा मिल जाएगा पता है ना। तो राजा के काम कर रहा है, तो वही वाला बात, जितने भी बात लिखा गया उसकी अच्छाइयों के बारे में लिखा गया है राजाओं के, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अभी किसका? अभिलेख के बारे में। तो अभिलेख क्या है ये बात समझा पहले। किसी ठोस पत्थर या धातुओं पर जो प्रशासनिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक के बारे में जो लेखन किया जाता था, उन्हीं उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिलेख। और इसमें हम लोग किसका अभिलेख पढ़ रहे हैं? किसका अभिलेख पढ़ रहे हैं? अशोक का अभिलेख पढ़ रहे हैं। क्या कर रहा है रे? देखो पीछे बैठ के क्या कर रहा है, देख रहा है कौन सी? देखो तो क्या देख रहा है रे? फोटो वोटो देखता है तब? या इतनी हमको भी ताक लिया करो, इतना हैंडसम बॉय पढ़ा रहा है रे। आ कहता है बुआ तो मेन बन गए। कैसा बात करता है जी। अब यो कहीं जाते हैं तो लोग पहले यही पूछता है आपका शादी ब्याह हो गया है कि? आ काय के लिए बोलेंगे पागल है कि रे? हाँ बोल देंगे, मौका छोड़ेगा कोई? लेकिन डर भी लगता है, पहले बोलने से पहले रास्ता भी देख लेते, कहीं सच्चाई पता चल गया तो वहीं लाते मुक्का लग जाएगा। सब देख उसको फैसला करते हैं, समझ आया ना। चलो, कह रहा है कि सम्राट अशोक ने, सुनो यहाँ हम पढ़ा रहे तो वहां पर कुछ देख रहा है, सुनो। कह रहा है कि सम्राट अशोक ने पत्थर और स्तंभों पर, पत्थर और स्तंभों पर, है ना। अब स्तंभ क्या है? ईंट भट्टा देखा है ना, उसी प्रकार का जो स्तंभ होता था उसको क्या कहते थे वो लोग? स्तंभ। कह रहा है कि सम्राट अशोक ने पत्थर और स्तंभों पर अपने संदेश का उत्कीर्ण करवाया। उत्कीर्ण मतलब लिखवाया, अपनी संदेश मतलब अपनी बातों को लिखवाया, है ना। कह रहा है ये अभिलेख मौर्य साम्राज्य की सीमाओं और अशोक की धर्म नीतियों का उजागर करता है। यश को जब अध्ययन करेगा तो तुमको पता चलेगा कि ये सम्राट अशोक का सीमा कहाँ कहाँ तक था। सर अरे
सोराटस के शिवा कहाँ तक रह रे। और उसका धर्म, धर्म उसका एक नीति है। धर्म क्या है उसका एक नीति है। तो ये धर्म नीति कहाँ कहाँ तक शिक्षाओं यानी क्या हुआ था, नैतिक शिक्षाओं के रूप में फैला हुआ था, इसके बारे में तुमको पता चलेगा। तो धर्म के बारे में और उनको सीमा प्रसार के बारे में जानने हेतु मौर्य वंश का शासक अशोक का, उसके जानने हेतु हमको किसका अध्ययन करना पड़ेगा, अभिलेखों। किसको, अभिलेखों को अध्ययन करना पड़ेगा। पुरातात्विक स्रोत में किसका अध्ययन करना पड़ेगा, अभिलेख। यही देख लो स्तंभ है, इसको हम लोग कहते हैं अशोक स्तंभ। क्या कहते हैं बच्चे। अब सोचो कि ये कितना पुराना है और अभी भी जैसे कि तैसे पड़ा हुआ है। यही तो सोच में नहीं आ रहा है कि बना क्या है। चलो सुनिए, वो लोग कितना चीजों को प्रयोग करता था उसको पता है। एक मंदिर के बारे में हम लोग देखे, वो मंदिर का नाम क्या है, भूल गए वो मंदिर का नाम थोड़ा सा, सात रुद्र मंदिर या कोई मंदिर बोलता है। वो मंदिर जो है पहाड़ के काट कर बनाया गया है, शिव का मंदिर है ल जगह सात 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 कहाँ रे, नहीं रे, उड़ीसा में कि कहाँ पर तो है ये, देखना पड़ना, ध्यान में उतना नहीं है, लेकिन उसका कहानी इतना सा पता है। जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ नहीं, जगन्नाथ है। अरे शिव का मंदिर है वो, ठीक है ला, उसको पत्थरों को काट कर बनाया गया है ला। तो ध्यान में देख लेना, पहाड़ को काट के उल्टे बनाया गया है, पत्थरों को काट करके। चलो देखो ना, मारो ना, गूगल पे दे देगा। करे सिक्के। अब सिक्के किस प्रकार के सिक्के रे, आहत सिक्के। सिक्के किस प्रकार की, आहत सिक्के। अब आहत सिक्के क्या है सुनो, आहत सिक्के जिसको हाथों से हथौड़ी से पीट पीट कर बनाया जाता है उसे क्या कहते थे। और इसमें जो है उस वक्त के शासक जो है अपने पहचान चिन्ह को, अपने चित्र को, अपने नामों को उत्कीर्ण करवा देते थे, है ना। तो इससे भी जो हमको चंद्रगुप्त मौर्य कहानी क्या कहा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बोलो, अब सीधा बोलो मौर्य कालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिल पाता है। कह रहा है कि मौर्य काल के दौरान चांदी और तांबे की आहत सिक्के का उपयोग होता था। मौर्य काल के दौरान किस प्रकार के सिक्के का उपयोग होता था, चांदी और तांबे की आहत सिक्के का प्रयोग होता था। करा इन पर होने वाले प्रतीक के प्रतीक मतलब होता है चिन्ह। क्या हो रहा है, चिन्ह उस समय की आर्थिक और कला को दर्शाता है। उस समय के किसको दर्शाता है बोलो, आर्थिक और कला को दर्शाता है। समझ में आया बातों को। तो यह भी किस में चल जाएगा बोलो तो पुरातात्विक स्रोत में चल जाएगा। अगला हो गया भवन और कला अवशेष। भवन और कला अवशेष कह रहा है कि पाटलिपुत्र यानी पाटलिपुत्र में कुम्हारा के राजप्रसाद के अवशेष सांची स्तूप मौर्यकालीन उन्नति एवं वास्तुकला गवाह है ल। भवन और कला अवशेष, भवन और कला अवशेष में कौन किसका अवशेष मिला हम लोग, कुम्हार के अवशेष मिला है। क्या इसका, कुम्हार का अवशेष। किसका वो अवशेष, कुम्हार का अवशेष। और ये कहाँ से मिला कुम्हार का अवशेष, पाटलिपुत्र से। राजप्रसाद के अवशेष, इसमें जो है कुम्हार के द्वारा जो बड़े बड़े शिले को, पत्थरों को पका दिया जाता था और इसके ऊपर जो है कुछ बातों को खुदवा दिया जाता था, यानी लिखवा दिया जाता था और फिर से पुनः इसको क्या कर दिया जाता था, पका दिया जाता था। तो ऐसे भी अवशेष हमको मिले, इसलिए इसको कौन अवशेष बोलेगा हम, कुम्हार का अवशेष। कहाँ से मिला है, जिसको हम भवन और कला अवशेष के नाम से जानते हैं, है लो। और इसका भी अध्ययन करने से हमें किसकी जानकारी मिलती है बोलो, मौर्यकालीन की जानकारी प्राप्त होती है। अगला हो गया मृदभांड। मृदभांड तो कह रहा है मिट्टी का बर्तन है। अब मृदभांड भी जो है कुम्हार अवशेष पे चल जाएगा, यह भी किस पे चल जाएगा, कुम्हार अवशेष पे चल जाएगा। तो मृदभांड मतलब क्या होता है, मिट्टी की बर्तन जिसको सुराही कहते तो लोग, पानी उनी रखने वाला, है ना जी। कह रहा है इस काल में सुनो, इस काल में कह रहा है उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड मिले हैं। यानी कि मिट्टी घड़े जो होती थी वो लाल होती थी, लेकिन उसके ऊपर पॉलिश क्या हुआ था, काला रंग के पॉलिश या डिजाइनिंग की होती थी, काला रंग के पॉलिश या डिजाइनिंग की होती थी। कह रहा है का अवशेष प्राप्त है ना रे,
प्रचलन था, जो उस समय के विकसित शहरी जीवनी को दर्शाता है। उस समय के किसको दर्शाता है? विकसित शहरी जीवनी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है बोलो? विकसित शहरी जीवनी को दर्शाता है। ठीक है, हम लोग जो है अगला क्लास में पढ़ेंगे है ना, गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी देने वाले प्रमुख साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। यानी कहे तो गुप्तकालीन इतिहास के स्रोत का उल्लेख करेंगे। इनसे पहले अभी हम किसका उल्लेख किए बोलो तो? मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत के पढ़ेंगे। अब हम अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? गुप्तकालीन स्रोत के बारे में, है ना। तो चलिए, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी एक बार इसको क्या कर देगा? साझा कर देगा। ऑफलाइन वाले विद्यार्थी सबके पास साझा नहीं करना, जो आपका पर्सनल व्यक्ति है उसके पास साझा करना। ठीक है, हाँ, ऑनलाइन वाले व्यक्ति जहाँ हो वहाँ साझा कर दीजिए, है ना, शेयर कर दीजिए। ठीक है।